नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा नर्स ए का ऑफिशियल पेपर है जो कि NPCIL का है। तो NPCIL के ये नर्स ए का ऑफिशियल पेपर है जिसका एग्ज़ाम हुआ था 12 अगस्त 2018 को। ठीक। और अगर आप लोग हैवी वाटर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो भी ये नर्स ए का पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हैवी वाटर बोर्ड का हो या फिर NPCIL का हो या फिर बार्क का हो या फिर IGCAR का हो या न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का हो, इन सब का यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के विभाग के अंतर्गत पेपर होते हैं, सभी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग हैवी वाटर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, नर्स ए वाले, या फिर IGCAR का या NPCIL का या फिर बार्क का। तो देखिए, जो आपका पेपर है यह आपका स्टेज फर्स्ट का है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का है। प्री टेस्ट जो आपको होगा, इसमें जो आपको समय मिलेगा वह 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य जानकारी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मिला के आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे 1 घंटे में। और अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता होता है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न है सब कुछ। और यहाँ पर देखिए, नर्स ए पैथोलॉजी प्रयोगशाला तकनीशियन वैज्ञानिक सहायक भी के लिए प्रारंभिक टेस्ट यानी कि प्री टेस्ट है ये। और देखिए यहाँ पर जो पहले मैथ दिया गया है, तो मैथ में क्या है कि ये जो पेपर है इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराना मैथ का संभव नहीं है। तो मैथ को हम लोग स्किप करते हैं, बाद में अभी लास्ट में हम इसको आपको दिखा देंगे और इसका आंसर भी बता देंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सीधे स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए साइंस का जो क्वेश्चन है भाग 2, यहाँ पर है हमारा विज्ञान। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन एयर। हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो एयर होता है ना, यह बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। तो हवा में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन और हीलियम, ये सब गैसें हवा में पाई जाती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है यह ज्वलनशील होता है और यह हवा में नहीं पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है, और यह ज्वलनशील गैस भी होता है। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ये तीनों हवा में पाई जाती हैं। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे पीबी इज द केमिकल सिंबल ऑफ। जो पीबी है किसका रासायनिक प्रतीक है। तो देखिए पोटेशियम का प्रतीक होता है के, चांदी होता है Ag, लेड होता है Pb, लोहा होता है Fe। ठीक, तो पीबी किसका है, लेड का है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। एलपीजी का मुख्य रूप या मुख्य भाग क्या होता है, या एलपीजी का मुख्य संघटक क्या होता है, या एलपीजी किससे मिलकर बना होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं एलपीजी में मुख्य रूप से। तो ब्यूटेन और प्रोपेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन, इफ जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट, आर इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट, देन escape velocity of object to leave the planet surface will be। यदि जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यम ग्रह का द्रव्यमान है और जी ग्रह का अर्धव्यास है, तो ग्रह के सतह से कोई वस्तु की पलायन वेग क्या होगी। देखिए ग्रह के जो पलायन वेग होता है ये होता है आपका √2gm/r होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पर यानी कि 2gm/r तो दिया, कह रहा है इसका वर्गमूल, तो यानी कि यहाँ पर 24 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो देखिए किसी वस्तु का जो भार होता है वह भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि कम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर देखिए अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ध्रुव क्या है, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, भूमध्य रेखा जो है हमारा ये बीच से होकर जाती है, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर जी का जो मान होता है ये क्या होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। और ये हमारा जो ध्रुव होता है यहाँ पर जी का मान क्या होता है, हमारा सबसे अधिक होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है।
भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाता है। और यहाँ पर देखिए जो भूमध्य रेखा पर अधिकतम कह रहा है, अगर अधिकतम की जगह पर अगर यह न्यूनतम कहता तो भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिया नहीं है, तो यहाँ पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, द व्हाट टेम्परेचर शुड बी हीटेड टू मेक इट्स ऑक्यूपाई ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है यदि किसी गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर अपने मूल आयतन के आधे में संकुचित किया जाता है तो इसका मूल आयतन प्राप्त करने के लिए इसे किस तापमान पर गर्म करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका कह रहा है कि संकुचित किया जाता है, इसका मूल आयतन प्राप्त करने किस टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर प्रेशर कह रहा है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मूल आयतन आधे में संकुचित किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरा आपका वॉल्यूम दिया है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, चार्ल्स का नियम लगेगा। तो CHARLES जो चार्ल्स का नियम होता है वही लगेगा, और चार्ल्स का नियम कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू T, तो V प्रोपोर्शनल टू T वाले फार्मूले पर आपको लगाना है। बट यहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर रहता है ये हमेशा आपका केल्विन में रहता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर T1 है, ये दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे हम लोग केल्विन में जब चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कह रहा है मूल आयतन के आधे में संकुचित किया जाता है, यानी कि जो पहला आयतन रहा होगा वो हमारा V रहा होगा, दूसरा आयतन कह रहा है इसको आधे में संकुचित करना है, आधे में संकुचित जो करेंगे ये हमारा 2V, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है मूल आयतन के आधे में संकुचित किया जाता है, तो इसका मूल आयतन प्राप्त करने के लिए, तो देखिए बाई चांस V2 यहाँ पर हम 2V मान लिए, तो इसका मूल आयतन कह रहा आधा है, तो आधा है तो मतलब हम लोग V मानेंगे ना यहाँ पर, तो V हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, सारा का सारा मान यहाँ पर हमें पुट करना है, और हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि यहाँ पर V1/V2 इक्वल टू T1/T2, यही फार्मूला हमें लगाना है, ठीक। अब इसी फार्मूले पर चलिए V1 और V2 और इक्वल टू T1 और T2 का मान रख देते हैं हम लोग। यहाँ पर V1 का मान हमारा V था, V2 का मान हमारा क्या था, 2V था। इसके बाद यहाँ पर देखिए T1 का मान हमारा कितना था, 300 था। इसके बाद T2 का मान हमें ज्ञात करना है, V से V हमारा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू 600 आएगा, 600 कितना आएगा, ये केल्विन में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने उसे 300 जो है ये हमारा केल्विन में है। अब देखिए 600 केल्विन है, जबकि यहाँ पर केल्विन में नहीं हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो ये 600 केल्विन है ये, इसमें से अगर हम लोग 273 घटा दें तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 में से 273 जब घटेगा तो ये हमारा 327 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव आर यूज्ड इन नाइट विजन ऑपरेटर्स। नाइट विजन उपकरण में निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो नाइट विजन होता है उसमें जो तरंगे यूज की जाती हैं वह तरंगे रहते हैं इंफ्रारेड वेव, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इन एन एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉन्फाइंड टुगेदर बाई विच फोर्स। कर एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ किस बल द्वारा बद्ध किए जाते हैं। देखिए ना तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल लगता है, ना ही चुंबक कमजोर परमाणु बल लगता है, और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी द्वारा लगता है वो होता है, जो इसके बाद कमजोर परमाणु बल नहीं, कमजोर नहीं बल्कि यहाँ पर आपका अगर रहता अगर यहाँ पर कि ज्यादा मतलब मजबूत परमाणु बल, तो ये यानी कि हार्ड न्यूक्लियर फोर्स कहता, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कमजोर की बात कर दी है तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और इलेक्ट्रोचुंबकीय बल ये तो आपको पता है इसमें होगा नहीं, यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 10 kg इज मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन जूल। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की गति पर चल रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा हमें पता है K इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2
mv²। यही हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हमें सारा का सारा मान रख देना है। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए k का मान 1/2 हो जाएगा, गुणे m होता है, m यहाँ पर 10 kg दिया गया है, v का मान दिया गया है 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 से 1 कट जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बचे 45 यानी कि 45 यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 45 जूल यहाँ पर करेक्ट हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक सो बाय द हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा दिखाया गया गुण नहीं है। तो देखिए जो हाइड्रोजन द्वारा दिखाया गया गुण नहीं, ये कह रहे इट सपोर्ट्स कंबस्चन, यानी कि यह दहन का समर्थन करता है। ये बिल्कुल गलत है। यह दहन का समर्थन कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, हाइड्रोजन नहीं करता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन ऑक्सीजन के लिए सही होता है। ऑक्सीजन के लिए ये ऑप्शन सही होता है, हाइड्रोजन के लिए नहीं सही होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन के लिए ये आपका गलत ऑप्शन है। यही कह रहा है कौन सा गुण नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट विथ रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो देखिए अगर माध्यम में तापमान में वृद्धि करेंगे तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर क्या है, जब प्रकाश की बात करेगा तो माध्यम के तापमान पर वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर अगर ध्वनि की बात करता, अगर ध्वनि की बात करता कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, यानी कि बढ़ती है। तो ध्वनि जो होता है, अगर मीडियम में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मीडियम वहाँ पर माध्यम के तापमान को अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो ध्वनि की जो गति होगी वह बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही प्रकाश की गति है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे आपको याद रखना है। 32 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है NaHCO3। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। देखिए पानी का जो घनत्व होता है वह किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो आपको भी पता होगा जो पानी का घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व जो होता है यह हमारा अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा आयतन होता है वह आयतन हमारा क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो ये आप क्वेश्चन दोनों अक्सर पूछा जाता है और लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है घनत्व और आयतन में। तो देखिए घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, और वहीं पर अगर आयतन की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे न्यूनतम होता है। ठीक, तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण घट अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है Al2O3। ये क्या है? हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। गैलेना जो है ये हमारा PbS होता है, ये हमारा लेड का अयस्क होता है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है when light passes from the medium to another medium which one of the following does not change। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो जो परिवर्तित नहीं होता है वो हमारा रहता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति होती है वह नहीं चेंज होती है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पेंडुलम इज टेकन टू मून इट्स टाइम पीरियड विल। कह रहे चंद्रमा पर एक दोलक को ले जाया जाता है, इसकी समय अवधि क्या होगी। देखिए हमें पता है कि समय अवधि यानी कि T = होता है 2π√L/g, और हमें इस फार्मूले से पता चल गया है कि यहाँ पर जो T है यह प्रोपोर्शनल टू 1/√g के है। और हमें भी पता है कि जो चंद्रमा पर g का मान होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो अगर देखिए अगर पृथ्वी पर अगर T है तो अगर यही T1 मान लें पृथ्वी पर है तो T2 जो होगा ये चंद्रमा पर। तो यहाँ पर देखिए जो g का मान आएगा, g का मान यानी कि 1/√g/6, यानी कि √6 ऊपर चला जाएगा /√6, यानी कि जो T2 का मान आएगा यहाँ पर आवर्तकाल क्या होगा, वह क्या हो जाएगा आपका, वह इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √6 देख रहे होंगे आपका ऊपर चला आता होगा।
ऊपर चला आता है, देख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया भी है, तो क्या हो जाएगा, तो वह इंक्रीज कर जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजर ऑफ। व्हिट स्टोन ब्रिज होता है किसका सटीक मापन के लिए किया जाता है, तो व्हिट स्टोन ब्रिज जो होता है या प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है। तो 37 के यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जर्वर इज नोन एज। पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक चलती हुई वस्तु की ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है पिल्टियर प्रभाव, रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। तो देखिए पर्यवेक्षक के संदर्भ में जब एक चलती वस्तु की ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। और देखिए डॉपलर प्रभाव का आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई ट्रेन है, ट्रेन जब दूर होती है तो उसकी जो ध्वनि होती है वह धीमा सुनाई देती है, और जैसे ही ट्रेन आपके नज़दीक आने लगती है उसकी जो ध्वनि होती है आपको तेज सुनाई देने लगती है। यही है आपका डॉपलर प्रभाव। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एवोगाड्रो नंबर इज। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो देखिए जो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है वो होता है 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो 6.02214 गुणे 10⁻23। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को पकाने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड का यूज हम लोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है यह NaCl जो कि साधारण नमक होता है। पोटेशियम क्लोराइड ये होता है हमारा KCl। अब देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आ गया। जनरल अवेयरनेस कह रहे हैं हाल ही में से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर गए। म्यांमार के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से इन्होंने देश छोड़ा। तो ये था, जहाँ से देश इन्होंने छोड़ा था वो था राखीन। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो देखिए जो बेल्जियम की राजधानी है वह है ब्रुसेल्स। ठीक। अब देखिए सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो देखिए करंट अफेयर पुराना हो चुका है। पहले पवन कुमार चामलिंग थे, बट वर्तमान समय में प्रेम सिंह तमांग है। कौन है, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन बीइंग रेड रिगार्डिंग राफेल डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस व्हाट इज द राफेल बेसिकली। भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल सौदे के संबंध में प्रश्न उठाया जा रहा है, मूलभूत से राफेल क्या है, तो आपको भी पता होगा जो राफेल था साल 2 साल पहले इसका क्या है, तो बहुत सी जिक्र चल रहा था, तो वो क्या था, लड़ाकू विमान था। तो 44 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है नेम ऑफ द थाईलैंड केव वेयर इट्स जूनियर सोसर टीम गॉट ट्रैप्ड रिसेंटली। यानी कि थाईलैंड के उस गुफा का नाम बताइए जहां जूनियर फुटबॉल टीम हाल ही में फंस गई थी। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था थम लुआंग। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका हैज बीन हैंडेड ओवर द चाइनीज कंपनीज टू पे इट्स डेप्ट। श्रीलंका के किस बंदरगाह को चीनी कंपनी को अपना कर्ज चुकाने के लिए सौंपा गया है, तो उसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह। तो 46 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिवर पासेज ओवर उज्जैन सिटी। तो कौन सी नदी उज्जैन शहर से गुजरती है, तो उज्जैन शहर से जो गुजरती है वो है हमारा सिप्रा, या कोई कोई इसी को छिप्रा नदी बोलते हैं। ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इस चैनल के जब होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर नीचे खुद आपको मिलेगा, वहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी इस चैनल पर करें। तो वहाँ से आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा सिप्रा या छिप्रा नदी। इसको 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है फीफा 2018 है जो, यह वर्ल्ड कप विश्व विजेता कौन सा देश रहा है 2018 का, तो 2018 फीफा विश्व कप विजेता जो था उसका नाम है फ्रांस। कह रहा है इसका 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी विकसित मिसाइल की सबसे लंबी मारक क्षमता है, तो सबसे लंबी मारक क्षमता जो है वह है अग्नि की
50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका जिनेवा में पड़ता है। अब ये हो गया दोस्तों हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, इसके बाद आंसर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे व्हाट नंबर शैल कम नेक्स्ट इन सीरीज। तो श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो जैसे 2 है, 1 है, 1/4 है, यानी कि यहाँ पर देखिए आधा आधा होता चला जा रहा है। ऐसे 1/4 का जब आधा करेंगे तो ये हमारा 1/8 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका 1 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि कह रहे नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो 22, 21, 23 ऐसे, जैसे कि 22 के बाद यहाँ पर देखिए 23, फिर 24 आ रहा है, फिर अगली बार क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक एक छोड़ के करेंगे तो 22 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद फिर एक छोड़ के 24 आएगा, 24 इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 25। यहाँ पर हमारा डी आंसर, दूसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है लाख 10, इसके बाद 1000 है। तो देखिए लाग है, बेस 10 है। अब इसको जो 10,000 यहाँ पर 1,000 दिया गया है, जब इसको हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा फार्मूला बन जाएगा log m पावर n। और log m पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं n log m। तो n log m की तरह करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 log 10, इसके बाद बेस 10, यही आएगा हमारा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1 यानी कि हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका तीसरे का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है y = x+5 समीकरण की सरल रेखा है, x अक्ष के साथ झुकाव। तो y x अक्ष का झुकाव, ये देखिए y = x+ जो 5 है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन होता है कि y = mx+c। इससे जब आप लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो यम आता है यही हमारा प्रवणता या झुकाव होता है। तो x अक्ष के साथ झुकाव हम तुलना जब करेंगे, यहाँ पर देखिए m के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x के जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 होगा, यानी कि m = 1 आ गया आपका। यम है जहाँ आपका प्रवणता है, और यम इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा = 1 आ गया। अब tan कितने का मान 1 होता है, तो 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आपका 4 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पांचवा है, कह रहा है अगर घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है और दोपहर के 3 बजे दिखाए जाने के बाद घंटे का कांटा कितना डिग्री घूम जाएगा। तो ये जो घूमेगा ये आपका 240 डिग्री घूमेगा। इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे जितने भी रहेंगे, जैसे अब यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों के स्थान अदला बदली करके प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 45 है। यदि 2 अंकों की जोड़ 11 है तो संख्या बताइए। तो 2 अंकों के जोड़ अगर 11 है, फिर उनके बीच का अंतर जो करेंगे यहाँ पर 45 आएगा। यानी कि जब अंकों की अदला बदली करेंगे तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 83 आएगा। आसान सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहे 0.40 है, फिर जिसका 64 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर घनमूल की बात करें तो यहाँ पर 6 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पर आपको दशमलव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि x - y = 1 है तो x³ - y³ - 3xy का मान क्या होगा। यहाँ पर x³ - y³ - 3xy का मान जो आपका आएगा वह 1 आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं असंगत संख्या का पहचान करें। असंगत संख्या 3, 5, 11, 14 और 17 में जो असंगत संख्या आएगी ये आपका आएगा 14 आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सम संख्या, बाकी सब विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कोई गाड़ी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई आप लोग ज्ञात करेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। और इसे जो 11 नंबर क्वेश्चन है 675.456 है, प्लस इसके बाद 12.49 2 × 55.671 है। इसको जब आप लोग मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका जो मान आएगा वह आएगा 1371। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बंदर एक 14 मीटर ऊंचा फिसलन खंभा चढ़ने की कोशिश करता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। अगर वह इस तरह आगे बढ़ता रहा तो शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसे लगेगा टोटल समय 25 मिनट। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है,
₹8,000 की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालेंगे तो 5% आ जाएगा। 84Y021 की संख्या 11 से विभाजित है, तो y का अंक क्या होगा? यहाँ पर जो y का अंक आएगा वह आपका 6 आएगा। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द कास्ट ऑफ 50 ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर ये 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा? तो यहाँ पर जो लाभ परसेंटेज होगा वह आपका 25% होगा। तो 15 का यहाँ पर सी आंसर देखने को आपको मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक मेज का क्रय मूल्य 3200 है। एक व्यापारी उसके विक्रय से 25% का लाभ बनाता है। विक्रय के समय पर वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य रुपए में कितना होगा? तो ये जो आएगा आंसर आपका 5000 आएगा। 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 1901 को जो आपका दिन आएगा ट्यूसडे आएगा। दीवार के साथ लगी एक सीढ़ी के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी पर पैर दीवार से 4.6 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? यहाँ पर जो मीटर में इसकी लंबाई आएगी, यहाँ पर आपका आएगा 9.2 मीटर। 18 का सी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए टाइप के पंप 6 पंप 7 दिनों में एक टैंक को भर सकते हैं, और बी टाइप के 2 पंप 18 दिनों में समान टैंक को भर सकते हैं। ए टाइप पंप और बी टाइप पंप की क्षमता का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर जो क्षमता का अनुपात आएगा वह आपका 6:7 आएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन का, एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन एक्स से दूसरे स्टेशन वाई तक यात्रा करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। कुल यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो इसका मान आएगा यहाँ पर 24। तो दोस्तों यही है आपका नर्स ए का पेपर, जो कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नर्स ए का पेपर कहीं पर अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो आप हमें बता दीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यही है आपका एनपीसीआईएल का नर्स ए का पेपर, और सेम टू सेम यही आपका एचडब्ल्यूबी में भी यानी हैवी वाटर बोर्ड में भी पूछा जाएगा। और इसके बाद आपका आईजीसीएआर का अगर कोई फॉर्म भरा है तो उसमें भी पूछा जाएगा। अगर कोई एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का भरा है तो उसमें भी पूछा जाएगा। अगर कोई बार्क का स्टूडेंट है तो उसके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब जो भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, और इनका सभी का सभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।